हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप बीए कर रहे हैं और सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, बीए थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर में आपको ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा पढ़ना होता है। और आज की वीडियो में मैं ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा का पिछले साल का ये पेपर लेकर आ गई हूँ और आज की वीडियो में मैं पूरे पेपर को सॉल्व कराने वाली हूँ। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो जो इम्पोर्टेंट हैं उनका आंसर भी पूरा मैं आपको इसी वीडियो में सॉल्व कराने वाली हूं, ताकि आप एक ही वीडियो से अपनी पूरी तैयारी कर लें। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर का वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ उसके आंसर जो इस बार 2026 के एग्ज़ाम में भी आने वाला है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की ये महा मैराथन क्लास आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा का ये जो पेपर है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस बार भी आएंगे, और पूरा मैं आंसर भी आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। आपको सेक्शन ए, बी एंड सी तीनों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, 3 घंटे का आपका टाइम होता है। देखो, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में अब 2 घंटे का भी टाइम दिया जा रहा है। आपका मैक्सिमम मार्क्स 75 होता है, ये आप अच्छे से जानते हो। अब देखो, यहाँ पर एक आपको नोट दिया जा रहा है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। अटेम्प्ट कीजिए हर क्वेश्चन को जो इस पेपर में दिए गए हैं अलग अलग सेक्शन में, और उसके सामने जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो निर्देश दिया गया है, उसको फॉलो करके आपको सभी क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो आपके पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी एंड सी, तीनों में ही आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उसी को फॉलो करके आपको अपना आंसर लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए देखते हैं। देखिए, सेक्शन ए आपका होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपका होता है क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके 10 क्वेश्चन गिवन होते हैं और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन गिवन होते हैं। तो चाहे आपको 5 क्वेश्चन दिया जाता हो या 10 क्वेश्चन दिया जाता हो, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो NEP 2020 के अकॉर्डिंग सेम है। तो आपके पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है, मगर क्वेश्चंस यही होंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन ए के क्वेश्चंस को बताऊंगी और फिर इसको सॉल्व कराऊंगी। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा। इसमें आपको निर्देश दिया जा रहा है, अटेम्प्ट ऑल 10 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 पार्ट दिए गए हैं, यानी 10 क्वेश्चन फिर इसके अंदर दिए गए हैं। गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, और सभी पार्ट का आंसर लिखिए लगभग 50 शब्दों में। तो 50 से अधिक नहीं होना चाहिए, 50 शब्दों में ही आपको अपने आंसर लिखने हैं। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें आपको पूरा का पूरा लिखना है और 50 शब्दों में लिखना है। हर एक के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, तो 10 क्वेश्चन लिखने पर आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रामा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ड्रामा क्या है ये आपसे ज़रूर पूछेगा, और मैं पहले ये पूरा क्वेश्चन आपको बताने के बाद पूरे का आंसर सॉल्व कराने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा बताऊँगी कि अपने एग्जाम में आपको जाकर अपना आंसर किस तरीके से लिख करके आना है। तो देखो, ड्रामा ही आपका सिलेबस है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ड्रामा ही होगा कि व्हाट इज ड्रामा। तो आप इसके बारे में पढ़िएगा, अभी आपको आंसर बताऊंगी। चलिए पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट से हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि हम आगे इसको जल्दी से सॉल्व कर सकें। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, डिफाइन द टर्म ट्रेजेडी। डिफाइन द टर्म ट्रेजेडी। ट्रेजेडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सब कुछ यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हो कि ड्रामा क्या है, ट्रेजेडी क्या है। देखिए, आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट्स हैं, और टोटल 8 यूनिट्स को हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने हमारे साथ जुड़ करके क्लासेस की होंगी उन्हें हर क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। एक एक जो टॉपिक है आपके सिलेबस का, चाहे वो शॉर्ट टॉपिक हो, लॉन्ग हो, सभी पर हमने डिटेल में वीडियो नोट्स के साथ अपलोड कर दी है। तो ट्रेजेडी क्या होता है, ये एक टाइप्स ऑफ ड्रामा होता है जिसमें सैड एंडिंग होती है, सब कुछ आप जानते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ट्रेजिक कॉमेडी। अब ट्रेजिक कॉमेडी क्या है ये भी आप यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। ट्रेजिक कॉमेडी ही
जो ट्रेजिक कॉमेडी है ये ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर होता है, यानी दोनों के एलिमेंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ट्रेजेडी में सैड इवेंट्स होते हैं, यानी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, ट्रेजेडी में सैड एंडिंग होती है और कॉमेडी में हैप्पी एंडिंग होती है। तो जो ट्रेजिक कॉमेडी होता है उसमें आपको सैड इवेंट्स भी मिलेंगे लेकिन हैप्पी एंडिंग भी देखने को मिलेगी, यानी सैड और हैप्पी दोनों का मिक्सचर होता है ट्रेजिक कॉमेडी। तो सब कुछ अभी आपको एक आंसर के फॉर्मेट में दिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी और बताऊंगी कैसे आपको जाकर के एग्जाम में लिखना है। फोर्थ जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देखिए ये आपका एक एलिमेंट है, ड्रामा का एक एलिमेंट है। तो इसको यूज़ कब करता है राइटर सर्कमलोक्यूशन को, सब कुछ अब आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लाइमेक्स इन द प्लॉट ऑफ ए ड्रामा। तो ड्रामा के प्लॉट में क्लाइमेक्स क्या होता है। तो क्लाइमेक्स आप जानते हो प्लॉट का ही एक इवेंट होता है और क्लाइमेक्स भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखो प्लॉट भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्लॉट में जितने भी अलग अलग इवेंट होते हैं वो आप पढ़ चुके हैं, जैसे बिगिनिंग है, राइजिंग एक्शन है, क्लाइमेक्स है, जो कुछ भी है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपका सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज वेरिसिमिलिट्यूड मीन इन लिटरेचर। तो ये सब कुछ ड्रामा का टर्म है, लिटरेरी टर्म है ड्रामा का, लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा है वेरिसिमिलिट्यूड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए आपका सेवेंथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 3 यूनिटीज़। 3 यूनिटीज़ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आप सेक्शन ए में देख रहे हैं, ये शॉर्ट में पूछा है और आपको 50 शब्दों में आंसर लिखना है। लेकिन यही क्वेश्चन कभी कभी सेक्शन बी या सेक्शन सी में भी पूछ लिया जाता है। तो 3 यूनिटीज़ आपके सिलेबस का ऐसा टॉपिक है जो शॉर्ट या लॉन्ग सभी में आ सकता है। बाकी ये सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सब तो हमेशा ही शॉर्ट में आते हैं, ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट में ही आते हैं और जो लॉन्ग में आएगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है डिफाइन प्लॉट ऑफ ए ड्रामा। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लॉट ऑफ ए ड्रामा यानी ड्रामा का प्लॉट क्या है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो मैं आपको जब यूनिट्स पढ़ा रही थी तो सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। 9th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज कॉन्स्टेंस नेविल इन द प्ले सी स्टूप्स टू कंकर। तो कॉन्स्टेंस नेविल कौन है सी स्टूप्स टू कंकर प्ले में। तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ का ये ड्रामा है, बहुत ही अच्छा ये ड्रामा है और इसकी समरी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी वेरी शॉर्ट या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आंसर हैं वो मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आपके सिलेबस में जितना भी ड्रामा दिया गया है सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो सभी पर अलग अलग से वीडियो अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये क्वेश्चन देखो, कोई भी जो ड्रामा आपके सिलेबस में दिया होता है उनमें जो जो कैरेक्टर होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे शी स्टूप्स टू कंकर में देखो नेविल के बारे में पूछ दिया कि ये कौन है। इसके अलावा आप इसमें जानते हैं केट हार्डकास्टल इस प्ले की हीरोइन है, उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। मिस्टर एंड मिसेस हार्डकास्टल जो कि नेविल के अंकल आंटी हैं और केट हार्डकास्टल के मदर फादर हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो कैरेक्टर्स के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप ड्रामास की समरी पढ़े होंगे। तो सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। 10th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डज स्टैनली कंसोल स्टेला इन द पार्टी ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर। ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर टेनेसी विलियम्स का प्ले है आपके सिलेबस में। तो स्टैनली स्टेला का हस्बैंड है, ये कैसे स्टेला को कंसोल करता है पार्टी में। तो इस पर भी समरी हम अपलोड कर चुके हैं और इस ड्रामा से बनने वाले जो शॉर्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस हैं वो भी हमने चैनल पे अपलोड कर दी है। आइए अब मैं इन 10 क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करा देती हूँ ताकि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी इस वीडियो से अच्छे से कर सकें। इसको सॉल्व करने के बाद हम सेक्शन बी और सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो इस पेपर में पूछे गए हैं। तो पहले हम वेरी शॉर्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम एक सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके पेपर में व्हाट इज ए ड्रामा। तो ड्रामा क्या है। ड्रामा इन लिटरेचर इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग। जो लिटरेचर में ड्रामा होता है, साहित्य में जो ड्रामा होता है जिसको हिंदी में नाटक कहते हैं,
इज ए फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप है, ऑफ राइटिंग मतलब लेखी, जैसे लेखन का राइटिंग। अब देखो राइटर जो है वो राइटिंग करता है तो वो नॉवेल भी लिख सकता है, ड्रामा भी लिख सकता है, शॉर्ट स्टोरीज भी लिख सकता है, स्टोरीज भी लिख सकता है, एसेज भी लिख सकता है। तो ड्रामा जो है लिटरेचर में राइटिंग का एक फॉर्म है। मींट जिसका मतलब है टू बी परफॉर्म्ड, परफॉर्म करना ऑन स्टेज। तो देखिए ड्रामा जो होता है ना हमेशा ही स्टेज पर परफॉर्म करने के उद्देश्य से ही लिखा जाता है। ड्रामा का मतलब ही है कि स्टेज पर परफॉर्म करने वाला एक लेख, तो लेख यानी एक राइटिंग। तो ड्रामा जब भी कोई राइटर लिखता है तो वो स्टेज पर परफॉर्म करने के पर्पस से ही लिखता है। इट यूजेस डायलॉग्स, एक्शंस, कैरेक्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट टू टेल ए स्टोरी। इट यूजेस यानी कहानी में ड्रामा में यूज़ किया जाता है डायलॉग्स को। अब ये डायलॉग्स बोला जाता है तो इसको बोलेगा कौन? कैरेक्टर्स बोलेंगे। तो हर ड्रामा में कैरेक्टर होते हैं, जैसे आपने अपने सिलेबस में मैकबेथ ड्रामा पढ़ा है, या फिर आर्म्स एंड द मैन ड्रामा पढ़ा है, सी स्टूप्स टू कंकर पढ़ा है, ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर पढ़ा है, मर्डर इन द कैथेड्रल पढ़ा है। बहुत सारे ड्रामाज आपने पढ़े हैं अपने सिलेबस में, तो सभी में कोई ना कोई डायलॉग बोला गया है, कोई ना कोई कैरेक्टर है। जैसे आर्म्स एंड द मैन में आपने रैना पेटकॉफ देखा, मेजर पेटकॉफ देखा, कैथरीन पेटकॉफ देखा, कैप्टन ब्लंटकली देखा, सर्जियस देखा, निकोला देखा, लाउका देखा। ये सब कौन है? कैरेक्टर्स हैं, और ये जो एक्शन करते हैं और डायलॉग्स को बोलते हैं। एंड कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हर स्टोरी में कोई ना कोई संघर्ष आता है हीरो हीरोइन के लाइफ में। टू टेल ए स्टोरी, तो नॉवेल में यूज़ किया जाता है डायलॉग्स को, एक्शंस को, कैरेक्टर्स को और कॉन्फ्लिक्ट को टू टेल, कहने के लिए या बताने के लिए ए स्टोरी, कहानी को। देखो कोई भी ड्रामा आप पढ़ते हो ना उसमें कोई ना कोई कहानी ही होती है, तो कहानी को टेल करने के लिए, बताने के लिए डायलॉग, एक्शन, कैरेक्टर्स और कॉन्फ्लिक्ट का यूज़ किया जाता है। ड्रामा शोज ह्यूमन इमोशंस एंड सिचुएशंस थ्रू लाइव परफॉर्मेंस। ड्रामा शोज यानी दिखाता है ह्यूमन इमोशंस, इंसानों की जो इमोशंस होती हैं, भावनाएं होती हैं और जो सिचुएशन होती है, थ्रू लाइव परफॉर्मेंस। लाइव परफॉर्मेंस के थ्रू, क्योंकि स्टेज पर परफॉर्म करके दिखाया जाता है इंसानों की कैसी इमोशंस हैं, कैसी सिचुएशंस हैं। और देखो ड्रामा कई तरीके का होता है, हंसने वाला भी होता है, और जो ऑडियंस को हंसाता भी है, रुलाता भी है, या हंसाता भी है, रुलाता भी है। उसके अलावा कुछ बहुत सीरियस प्ले होते हैं जो कि सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, सोसाइटी में जो इश्यूज़ होते हैं उनको रेस करने के लिए कुछ ड्रामास परफॉर्म किए जाते हैं, ताकि सोसाइटी के अंदर जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं उनको ख़त्म किया जा सके। मेकिंग इट एंगेजिंग एंड रियलिस्टिक, तो ह्यूमन इमोशंस और सिचुएशन को लाइव परफॉर्मेंस के थ्रू दिखाया जाता है और इसमें रियलिस्टिक चीज़ें भी ऐड होती हैं। इट यूजुअली हैज़ एक्ट्स एंड सीन्स, और ये आमतौर पर सीन और एक्ट से बना होता है। एंड इंक्लूड्स एलिमेंट्स, और इसमें कई सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। लाइक जैसे कि प्लॉट होता है, सेटिंग होता है, थीम होता है और कैरेक्टर्स होते हैं। प्लॉट का मतलब एक सीक्वेंस में लेकर स्टोरी शुरू हुई और एंड तक कुछ ना कुछ हो रहा है स्टोरी में, तो वो क्या है? वो प्लॉट है। सेटिंग का मतलब किस टाइम की बात हो रही है, किस कंट्री की बात हो रही है। थीम का मतलब कोई ना कोई विषय वस्तु, कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है हमारे ड्रामा का। एंड कैरेक्टर्स तो होंगे ही, बिना कैरेक्टर कोई ड्रामा हो ही नहीं सकता। ड्रामा एम टू एंटरटेन, ड्रामा का मतलब है एंटरटेन करना, मतलब ड्रामा का एम यानी उद्देश्य है एंटरटेन करना, या टीच यानी सिखाना। एंड रिफ्लेक्ट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को दिखाना। तो हर ड्रामा हमें कोई लेसन देता है, कोई मैसेज देता है, एंटरटेनमेंट भी कराता है और लाइफ के एक्सपीरियंसेस को भी दिखाता है। आपका सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ट्रेजेडी। तो ये सेकेंड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। तो अब ट्रेजेडी क्या है देखिए। ट्रेजेडी इन लिटरेचर, लिटरेचर में जो ट्रेजेडी है इज़ ए टाइप ऑफ ड्रामा, ये एक ड्रामा का टाइप है। अभी आपने ड्रामा क्या होता है ये जाना, अब ट्रेजेडी उसी ड्रामा का एक तरह का टाइप है। ड्रामा के बहुत सारे टाइप होते हैं जो मैं आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। तो ट्रेजेडी इन लिटरेचर इज़ ए टाइप ऑफ ड्रामा, ड्रामा का एक टाइप है दैट जो कि शोज़ दिखाता है द सीरियस, गंभीर एंड सैड साइड ऑफ लाइफ। तो लाइफ की सैड जो चीज़ें होती हैं, गंभीर जो चीज़ें होती हैं, ये ट्रेजेडी ड्रामा उनको दिखाता है। क्योंकि ट्रेजेडी में स्टार्ट से लेकर एंड तक वही सारे इवेंट्स दिखाए जाते हैं जो रीडर को या ऑडियंस को सैड कर सकें, उदास कर सकें। आपको इसमें कहीं खुशी नहीं मिलेगी,
केवल आपको उदासी ही मिलेगी। अब देखिए, इट यूजुअली हैज़ ए हीरो हु इज़ गुड बट मेक्स ए बिग मिस्टेक और फेसेस ए स्ट्रॉन्ग मिसफॉर्चून। इट यूजुअली हैज़ ए हीरो, और ये जो भी इवेंट्स आप देखते हैं सैड इवेंट्स, वो आम तौर पर हीरो की लाइफ में दिखता है जो कि गुड होता है। हीरो स्टार्ट में आपको गुड दिखेगा, अच्छा दिखेगा, बट मेक्स ए बिग मिस्टेक, लेकिन कोई बड़ी गलती उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिसफॉर्चून का सामना कराती है। मतलब कि अच्छा कैरेक्टर होता है लेकिन उसके कैरेक्टर का डाउनफॉल हो जाता है। जैसे आपने विलियम शेक्सपियर का ड्रामा मैकबेथ पढ़ा है, या ओथेलो पढ़ा है, किंग लियर पढ़ा है, तो उसमें आप देखते हैं, या फिर आपने ड्रामा पढ़ा है सोफोक्लिस का ड्रामा, आप आगे चलकर पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में, ओडिपस रेक्स। उसमें ओडिपस रेक्स आपको दिखेगा स्टार्ट में काफ़ी अच्छा इंसान है, उसमें मेन कैरेक्टर है, बट एंड में ही जो भी सच्चाई पता चलती है तो उसके खिलाफ ही होती है, और फिर वो अपनी आंखों को अंधा कर लेता है। मैकबेथ जो राजा बनने की चाह में राजा डंकन का मर्डर कर देता है और फिर एंड में खुद भी मर जाता है। तो सारे इवेंट्स सैड होते हैं। तो आप देखो, जो भी आप ट्रेजेडी ड्रामा पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही इवेंट्स मिलेंगे जिसमें गलती हीरो ही करता है और एंड में वो भी बहुत बड़े तकलीफ से गुजरता है, चाहे तो वो मर जाता है। अब देखिए, विच लीड्स टू देयर डाउनफॉल। तो जो भी गलतियां होती हैं उसको डाउनफॉल की ओर ले जाती हैं, उसके कैरेक्टर का डाउनफॉल कर देती हैं, उसका कैरेक्टर पूरा ख़राब हो जाता है। अब आगे देखिए, ट्रेजेडी क्रिएट्स डीप इमोशंस लाइक पीटी एंड फियर। जो ट्रेजेडी होती है वो क्रिएट करती है इमोशंस को, बहुत ही गहरी डीप इमोशंस को, लाइक पीटी एंड फियर। पीटी मतलब दया होता है, फियर मतलब डर, एंड टीचेज एन इम्पॉर्टेंट लेसन अबाउट लाइफ। तो कोई भी ट्रेजेडी हमारे अंदर, रीडर के अंदर या ऑडियंस के अंदर डर और दया पैदा करती है और लाइफ की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिखा जाती है। तो अक्सर हमें ड्रामा से बहुत सारे अच्छे मैसेजेस भी मिलते हैं। इट ऑफन का मतलब प्रायर। तो जो भी ट्रेजेडी होती है प्रायर एंड्स अनहैप्पीली। तो जो ट्रेजेडी होती है हमेशा उसकी एंडिंग सैड होती है, हैप्पी वाली नहीं होती, सैड एंडिंग होती है। शोविंग हाउ फेट चॉइसेस और वीकनेसेस अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। और इसकी सैड एंडिंग हमें ये दिखाती है कि कैसे फेट यानी जो भाग्य होता है, या जो इंसान की चॉइस होती है, या जो वीकनेसेस यानी कमज़ोरी होती है, अफेक्ट मतलब प्रभाव डालती है ह्यूमन लाइफ पर, यानी इंसानों के जीवन पर। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने नोट की हैं। अगर आप एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो आपको इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो हेयर आर सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेजेडी इन लिटरेचर। कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर का एग्जाम्पल है। विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है रोमियो एंड जूलियट, जो कि आप देखेंगे एक रोमांटिक चीज़ें दिखती हैं, काफ़ी प्यार होता है रोमियो एंड जूलियट में, बट एंड में मर जाते हैं। तो ये एक ट्रेजेडी होती है और सैड एंडिंग दिखाती है हमें। उसके अलावा मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर, आपने मैकबेथ को अपने इसी सिलेबस में पढ़ा है। तो विलियम शेक्सपियर का ड्रामा मैकबेथ भी एक ट्रेजेडी है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके अलावा ओडिपस रेक्स बाय सोफोक्लीज, ये आप अपने बीए के 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। वैसे तो सोफोक्लीज का ये प्ले में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें ओडिपस रेक्स राजा बनता है और अपने ही फादर की मर्डर कर देता है और अपनी माँ से शादी करता है, बट अनजाने में सब कुछ होता है, क्योंकि ओडिपस के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि ये अपने बाप का मर्डर करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। तो इस भविष्यवाणी से बचने के लिए राजा रानी ने इसको किसी और को दे दिया, बट उस इंसान ने पाला, और जब ओडिपस को अपनी भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है तो वो अपनी शहर छोड़ के भाग जाता है, और वो असल में उसी शहर जाता है जहाँ पर उसके असली माता पिता रह रहे थे। रास्ते में वो एक आदमी को मार देता है और बाद में पता चलता है कि वो आदमी ही उसका रियल फादर था, और अब जो कास्टा जो कि उसकी वाइफ बनी हुई है, जिससे उसे शादी की है, वो उसकी सगी माँ है जिसने उसे पैदा किया है। तो फिर ये खुद ही अपनी आंखों को अंधी करता है, जो कास्टा सुसाइड कर लेती है सच्चाई का सामना करने के बाद। तो ये भी एक सैड एंडिंग दिखाती है हमें। तो ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना चाहें तो। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर जो 3 पूछा गया है, वो है व्हाट इज़ ए ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? ट्रेजिक कॉमेडी इज़ ए टाइप ऑफ ड्रामा दैट मिक्सेस ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। जब मैंने आपकी यूनिट नंबर 1 पढ़ाई है तभी मैंने सब कुछ आपको वहाँ पढ़ाया हुआ है।
ट्रेजेडी और कॉमेडी, ट्रेजेडी सैड एंडिंग, कॉमेडी हैप्पी एंडिंग, दोनों का मिक्सचर है ट्रेजिक कॉमेडी। एक ऐसा ड्रामा जिसमें आपको सब कुछ सैड सैड मिलेगा बट एंडिंग हैप्पी मिलेगी, वो ट्रेजिक कॉमेडी होता है। इट हैज़ बोथ सीरियस एंड सैड मोमेंट्स लाइक ए ट्रेजेडी बट आल्सो इंक्लूड्स फनी एंड लाइट सीन्स लाइक ए कॉमेडी। तो जो एक ट्रेजिक कॉमेडी होता है ना, ये इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, बोथ यानी दोनों चीज़ें होती हैं, सीरियस एंड सैड मोमेंट्स भी होते हैं लाइक ट्रेजेडी। ट्रेजेडी की तरह सीरियस और सैड मोमेंट्स होते हैं जो रीडर या ऑडियंस को सैड करते हैं, उदास करते हैं। बट इंक्लूड्स, लेकिन इसमें ये भी, बट इसमें फ़नी इवेंट्स भी शामिल होते हैं, मतलब कि फ़नी इवेंट्स भी शामिल होते हैं, लाइट सीन भी होता है कॉमेडी की तरह। द स्टोरी में स्टार्ट विद डेंजर, प्रॉब्लम्स और सॉरो। ये स्टोरी जब शुरू होती है, यानी ट्रेजिक कॉमेडी जब शुरू होती है, तो आपको डेंजर चीज़ें देखने को मिलेंगी, ख़तरनाक चीज़ें, बहुत गहरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, सॉरो यानी दुख देखने को मिलेगा। बट इट यूजुअली एंड्स इन ए हैप्पी और होपफुल वे, लेकिन आमतौर पर इसकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पी होती है। ट्रेजेडी कॉमेडी शोज़ दैट लाइफ हैज़ बोथ पेन एंड जॉय। तो ट्रेजिक कॉमेडी अपने रीडर को यही दिखाती है कि लाइफ में दोनों चीज़ें होती हैं, पेन यानी दर्द भी, जॉय यानी खुशी भी। बट इट बैलेंस इमोशंस टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड, लेकिन दोनों को बैलेंस बनाकर चलना होता है ताकि इंसान अच्छे से रह सके। तो ये दोनों चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं ऑडियंस को, ऑडियंस की इमोशंस को बनाए रखने के लिए। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने नोट किए हैं ट्रेजिक कॉमेडी का। फर्स्ट है द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर, सेकेंड है द विंटर्स टेल बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये दोनों ही विलियम शेक्सपियर का ही ट्रेजिक कॉमेडी है, और विलियम शेक्सपियर तो आप जानते ही हैं, बहुत बड़े पोएट और बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे ये इंग्लिश लिटरेचर में। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपके पेपर में, आपने देखा, वो है राइट ए नोट ऑन सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन पर एक नोट लिखिए। तो सर्कमलोक्यूशन कंबाइंस 2 लैटिन एलिमेंट। सर्कमलोक्यूशन कंबाइन है, बना हुआ है 2 लैटिन एलिमेंट से। पहला एलिमेंट है सर्कम और दूसरा एलिमेंट है लोक्यूशन। सर्कम का मतलब है अराउंड यानी चारों ओर, लोक्यूशन का मतलब है स्पीच यानी बोलना, जो हम स्पीच दे रहे हैं, जो कुछ हम बोल रहे हैं। तो सर्कम लोक्यूशन मीन्स टॉकिंग अराउंड। तो सर्कम लोक्यूशन एक लिटरेरी एलिमेंट है या एक लिटरेरी टर्म है जिसका यूज़ राइटर ड्रामा लिखते टाइम करता है। और सर्कम लोक्यूशन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मतलब होता है टॉकिंग अराउंड यानी घुमा फिराकर बात करना। व्हेन द ऑथर प्ले एनी स्टोरी, जब ऑथर प्ले करता है यानी दिखाता है कोई कहानी, बट डोंट वांट टू मेक एनी डायरेक्ट रिफ्रेश, ये रिफरेंस होगा, रिफरेंस, बट डोंट वांट टू मेक एनी डायरेक्ट रिफरेंस। जब कोई भी राइटर कोई ड्रामा लिख रहा है और अपने रीडर से वो डायरेक्ट बात नहीं बताना चाहता, मतलब बताना चाह रहा है बट घुमा फिरा कर, डायरेक्ट नहीं बताना चाह रहा, अपने रीडर को थोड़ा घुमाना चाहता है, तब वो सर्कमलोक्यूशन लिटरेरी टर्म का यूज़ करता है। सो दे क्रिएट्स ए वे टू गेट अराउंड द सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट से घुमाने के लिए चारों ओर सर्कमलोक्यूशन का यूज़ करता है ताकि अपने रीडर को घुमा फिरा कर बात कहे। तो सर्कमलोक्यूशन कैसा है? टॉकिंग अराउंड है। जब राइटर अपने रीडर को घुमाना चाहता है तो वो इस लिटरेरी टर्म का यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका पूछा गया है वो है व्हाट इज क्लाइमैक्स इन द प्लॉट ऑफ ए ड्रामा। प्लॉट में क्लाइमैक्स क्या होता है ड्रामा में? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, क्लाइमैक्स इन द प्लॉट ऑफ ए ड्रामा इज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ द स्टोरी। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है क्लाइमैक्स। इट इज़ द पॉइंट वेयर द मेन प्रॉब्लम रीचेज इट्स पीक। ये तब होता है किसी भी स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा या मूवीज़ के अंदर, जब भी मूवी या ड्रामा की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं अपने रीच यानी ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, काफ़ी गंभीर हो जाती हैं। एंड द कैरेक्टर्स फेस देयर बिगेस्ट चैलेंज। और जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ही बड़ा चैलेंज अपने लाइफ में फेस करते हैं। आफ्टर द क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स के बाद द स्टोरी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड द एंडिंग। और जब क्लाइमैक्स ख़त्म हो जाता है, सब कुछ सॉल्व हो जाता है, तो स्टोरी मूविंग यानी आगे बढ़ती है, मूविंग टुवर्ड यानी आगे बढ़ती है एंडिंग की ओर। इन सिंपल वर्ड्स, हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं द क्लाइमैक्स इज़ द टर्निंग पॉइंट।
क्लाइमैक्स एक टर्निंग पॉइंट है वेयर एवरीथिंग चेंजेस, जहाँ सब कुछ चेंज हो जाता है, बदल जाता है, एंड द ऑडियंस फील्स द हाईएस्ट टेंशन, और ऑडियंस काफ़ी हाईएस्ट टेंशन को फील करता है। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई मूवी देखते हैं और मूवी देखते देखते आपको ऐसा लगता है कि अरे हमारे मूवी में जो मेन हीरो या हीरोइन है, अब इस विलन ने इसकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं और ये अपने लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज करने जा रही है या करने जा रहा है, तो उस टाइम जो मूवी देखने वाला होता है, जो ऑडियंस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है कि उसके हीरो के साथ या हीरोइन के साथ क्या होने वाला है अब आगे। तो काफ़ी सस्पेंस क्रिएट होता है ऑडियंस को। तो वही होता है क्लाइमैक्स, जो कि ड्रामा के अंदर भी होता है, स्टोरी के अंदर भी होता है और नॉवेल के अंदर भी होता है। और ये रीडर क्यों यूज़ करता है, ये सब कुछ प्लॉट का ही एक हिस्सा होता है। आगे चल के जैसे आप मूवी देखते हैं, हीरो हीरोइन मिलते हैं, फिर आगे जाके विलन उनको अलग करना चाहते हैं, तो फिर क्लाइमैक्स आ जाता है। और जैसे ही सब कुछ शॉर्ट आउट होता है, हीरो हीरोइन की शादी होती है और मूवी कहाँ पर आगे बढ़ती है, एंडिंग की ओर आगे बढ़ती है। तो ये टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज होती हैं और ऑडियंस काफ़ी बड़ा टेंशन फील करते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज वेरीसिमिलिट्यूड मीन इन लिटरेचर। वेरीसिमिलिट्यूड का मतलब क्या है लिटरेचर में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरीसिमिलिट्यूड भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, देखिए आपके जितनी भी यूनिट्स हैं, टोटल 8 यूनिट्स सब आपको कंप्लीट करा दी है। और वेरीसिमिलिट्यूड भी एक लिटरेरी टर्म ऑफ ड्रामा है। तो वेरीसिमिलिट्यूड रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ ए फिक्शनल वर्क। फिक्शनल वर्क का मतलब होता है काल्पनिक वर्क, यानी जब भी कोई राइटर ऐसा कुछ लिखता है, ड्रामा या नॉवेल या स्टोरी, जो रियलिटी बेस्ड नहीं है, सब कुछ काल्पनिक है, इमेजिनेशन पर उसने लिखा हुआ है, तो ऐसा वर्क फिक्शनल वर्क होता है। तो वेरीसिमिलिट्यूड रिफर्स द क्वालिटी ऑफ ए फिक्शनल वर्क। तो जो वेरीसिमिलिट्यूड होता है, ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जो कि फिक्शनल वर्क की क्वालिटीज़ को रिफ़र करता है, दैट जो कि मैक्स बनाता है इट अपीयर ट्रुथफुल। जैसे आप कोई ड्रामा पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते आपको ये लग रहा है कि जो कुछ भी इसमें हो रहा है ये रियलिटी बेस्ड है, ट्रुथफुल दिख रहा है, बट वो फिक्शनल है। तो मतलब आपको ट्रुथफुल और रियलिस्टिक दिख रहा है। तो वेरीसिमिलिट्यूड का यूज़ राइटर तब करता है अपने वर्क में, जब उसको अपने फिक्शनल वर्क को ही अपने रीडर को एकदम ट्रुथफुल या रियलिस्टिक दिखाना होता है। मतलब ये सच्चाई की तरह दिखता है, बट होता नहीं है, बट आपको देखने में लगेगा ये तो एकदम रियलिटी से मैच कर रहा है यार, बट करता नहीं है, वो फिक्शनल होता है, इमेजिनेशन ही होती है। बट राइटर वेरीसिमिलिट्यूड का यूज़ करता है, एक ऐसे लिटरेरी टर्म का यूज़ जो ये दिखाता है कि जो फिक्शनल वर्क है ये रियलिटी से पूरा मैच कर रहा है, ये रियलिस्टिक है, ट्रुथफुल है। इवन इफ इट डिपिक्ट्स फैंटास्टिकल और इम्पॉसिबल इवेंट्स, जबकि जो कुछ भी इवेंट्स इसमें होते हैं वो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, फैंटास्टिकल होते हैं, यानी कि केवल इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, फिक्शनल होते हैं, बट उसको दिखाया ऐसे जाता है जैसे कि ये रियलिस्टिक हो, सच में हो रहा हो। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 3 यूनिटीज़। 3 यूनिटीज़ पर एक नोट लिखिए। मैंने आपसे कहा है ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। 3 यूनिटीज़ इन ड्रामा। ड्रामा की जो 3 यूनिटीज़ हैं, डिराइव्ड फ्रॉम एरिस्टोटल पोएटिक्स। एरिस्टोटल का एक बहुत ही फेमस वर्क है पोएटिक्स, वहाँ से ली गई है, क्योंकि एरिस्टोटल ने ही अपने वर्क पोएटिक्स में 3 यूनिटीज़ को डिफाइन किया है। पहला यूनिटी है यूनिटी ऑफ टाइम, जिसका मतलब होता है इवेंट्स इन ए सिंगल डे। एरिस्टोटल का कहना है कि जो भी इवेंट्स होते हैं ड्रामा के अंदर वो एक ही दिन में परफॉर्म होने चाहिए। द इवेंट्स ऑफ प्ले शुड आइडियली अकर विद इन ए 24 आवर पीरियड, यानी कि कोई भी ड्रामा परफॉर्म किया जा रहा है तो वो एक ही 24 घंटे के अंदर का परफॉर्म होना चाहिए। मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं होना चाहिए कि रीडर को देख कर भी उस पर यकीन ना हो, मतलब ऐसा हो कि उस पर बिलीव किया जा सके, 24 आवर के अंदर ही वो पूरा प्रेजेंट किया जाए, अकर किया जाए, घटित हो, टाइम पीरियड उसका बहुत ज़्यादा ना हो, यूनिटी ऑफ टाइम होना चाहिए। सेकेंड यूनिटी जो बताया एरिस्टोटल ने वो है यूनिटी ऑफ प्लेस, यानी कि इवेंट्स इन वन लोकेशन। जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, मूवी देख रहे हैं, हर थोड़े थोड़े सीन पर अगर लोकेशन चेंज हो, एक बार लोकेशन दिखाए दिल्ली का, एक बार मुंबई का, एक बार चेन्नई का दिखा दे, एक बार हैदराबाद का दिखा दे, एक बार पंजाब का दिखा दे, और एक बार जैसे गुजरात का दिखा दे, बार बार लोकेशन चेंज हो रहा है, तो देखने वाला जो ऑडियंस होता है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब अब कहाँ की लोकेशन दिख रही है। और जब एक ही लोकेशन पर पूरा इवेंट परफॉर्म किया जाएगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी कन्फ्यूज़न।
तो एरिस्टोटल का यही कहना है कि यूनिटी ऑफ प्लेस होना चाहिए, इवेंट्स इन वन लोकेशन, ऑल द एक्शन ऑफ द प्ले शुड टेक प्लेस इन ए सिंगल लोकेशन, यानी कि किसी भी प्ले का जो लोकेशन होना चाहिए वो एक ही जगह पर होना चाहिए और ए वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड लोकेशंस, और अगर लोकेशन को चेंज भी करना है तो बहुत ही आसपास का कोई लोकेशन चूज़ करना चाहिए और नंबर बहुत कम होना चाहिए। नंबर का मतलब एक दो जगह की अलग अलग लोकेशन चेंज करो, ये नहीं कि एक ही ड्रामा के अंदर 10-15 बार लोकेशन चेंज कर रहे हो, तो ये उतना अच्छा नहीं होता। एक दो बार बदलो या फिर मत ही बदलो, एरिस्टोटल का ये कहना है। तीसरा जो यूनिटी ये बताते हैं ड्रामा की वो है यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी वन मेन प्लॉट। ए प्ले शुड फोकस ऑन ए सिंगल सेंट्रल प्लॉट विद मिनिमल और नो सब प्लॉट्स। द इवेंट शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू लॉजिकली कनेक्टेड, ड्राइविंग द मेन नरेटिव फॉरवर्ड। तो आपने बहुत ऐसा कुछ ड्रामा पढ़ा होगा या नॉवेल या स्टोरी पढ़ी होगी जिसमें आप देखते हैं प्लॉट के अंदर भी बहुत छोटे छोटे सब प्लॉट्स होते हैं। तो एरिस्टोटल का कहना है कि एक ही सिंगल प्लॉट होना चाहिए, काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें छोटे छोटे प्लॉट्स नहीं होने चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन भी होना चाहिए। तो ये 3 यूनिटीज़ आपको तैयार रखना है। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है डिफाइन प्लॉट ऑफ ए ड्रामा। ड्रामा का प्लॉट डिफाइन करो, मतलब कि ड्रामा में प्लॉट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए स्टोरीज प्लॉट्स, देखो आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे बीए के तब मैं आपको प्लॉट पढ़ा चुकी हूँ। ए स्टोरीज प्लॉट इज़ व्हाट हैपेंस एंड व्हाई। एक स्टोरी का प्लॉट ये बताता है कि क्या होगा और क्यों होगा। जैसे एक मूवी शुरू हुई, यहाँ से जितनी भी इवेंट्स मूवी में होते जा रहे हैं वो सब प्लॉट के अंदर ही आएगा। द चेन ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का चेन होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से एंड तक जो कुछ भी हो रहा है उसी को प्लॉट कहते हैं। जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसमें शुरू से लेकर एंड तक जितना भी कुछ चलता है एकदम सीक्वेंस में, इधर उधर से नहीं चलता ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हीरो हीरोइन पहले ही मिल जाते हैं और बाद में एक दूसरे को जानते हैं, पहले एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, फिर प्यार होता है। ऐसा नहीं है कि पहले प्यार हुआ फिर जानने की कोशिश करेंगे, पहले फ्रेंडशिप होगी, जानेंगे। इस तरीके से आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं तो आप जानते होंगे। तो एक सीक्वेंस में जो कुछ भी होता है बारी बारी होता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक, वही प्लॉट है। ड्राइवन बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑर्गेनाइज इनटू स्टेजेस, और ये कॉन्फ्लिक्ट और ऑर्गेनाइज होता है स्टेज में, जैसे सेटिंग अप टू सिचुएशन, एक्सपोजिशन होता है, बिल्डिंग टेंशन, राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमैक्स होता है, फॉलिंग एक्शन होता है, रिजोल्यूशन होता है। हर प्लॉट में, प्लॉट के अंदर देखो एक्सपोजिशन ये पहला हो गया, राइजिंग दूसरा हो गया, 3 4 5 मेन इवेंट होते हैं। एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रिजोल्यूशन, सब डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो पेपर में पूछा गया है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। हु इज कॉन्स्टेंस नेविल इन द प्ले शी स्टूप्स टू कंकर। इसमें नॉवेल कौन है? कॉन्स्टेंस नेविल इज ए यंग स्मार्ट एंड काइंड गर्ल इन द प्ले सी स्टूप्स टू कंकर। तो सी स्टूप्स टू कंकर में जो नेविल है एक स्मार्ट, जवान और दयालु काइंड लड़की है। शी लिव्स विद हर आंट, जो कि अपनी आंट मिसेज हार्ट कास्टल के साथ रहती है। नेविल हैज़ जेवल्स दैट हर आंट वांट्स टू कीप, और जो नेविल है ये अपनी आंटी मिसेज हार्ट कास्टल के घर में इनके साथ ही रहती है, और नेविल के पास कुछ ज्वेलरी हैं जो कि उसकी आंटी मिसेज हार्ट कास्टल ने संभाल कर रखा है। और हार्ट कास्टल ये चाहती है कि जो भी नेविल्स की ज्वेलरी है उनके अपने ही घर में रह जाए, कहीं बाहर ना जाए। अगर नेविल की शादी कहीं और कर देंगी तो ज्वेलरी उनके पास से चली जाएगी, नेविल के ससुराल चली जाएगी। तो ये चाहती हैं, मिसेज हार्ट कास्टल चाहती हैं। सो द आंट ट्राइज टू मेक हर मैरी टोनी लुम्किन। तो मिसेज हार्ट कास्टल का बेटा है टोनी लुम्किन, तो ये चाहती है कि अपनी जो भी भतीजी है उसकी शादी करा दी जाए अपने ही बेटे के साथ, ताकि मेरी भतीजी की जितनी भी ज्वेलरी है वो मेरे पास ही रह जाए। बट नेविल लव्स जॉर्ज हेस्टिंग्स, लेकिन जो नेविल है वो जॉर्ज हेस्टिंग्स से प्यार करती है। ये मार्लो का बेस्ट फ्रेंड होता है, जो कि मिसेज हार्ट कास्टल केट का रिश्ता तय किया जाता है मार्लो के साथ, जो कि ड्रामा का हीरो है। उसका दोस्त हेस्टिंग्स है, तो नेविल हेस्टिंग्स से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। तो ये एक अच्छी लड़की है जिससे प्यार करती है, उसे शादी करना चाहती है। अब देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो पेपर में पूछा गया है। हाउ डज स्टैनले कंसोल स्टेला इन पार्टी ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर।
तो ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर में स्टैनले कैसे स्टेला को कंसोल करता है। तो ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर ड्यूरिंग द पार्टी सीन के दौरान स्टैनले कंसोल स्टेला, स्टैनली जो है स्टेला का हस्बैंड है उसको कंसोल करता है इन सिंपल एंड इमोशनल वे, एक बहुत ही सिंपल और इमोशनल वे में। आफ्टर ब्लैंच ट्राइज टू एम्बैरस स्टैनले विद जोक्स एंड स्टोरीज स्टेला फील्स अपसेट। तो देखिए पार्टी के दौरान जो ब्लैंच थी, स्टेला की सिस्टर जो थी, वो बार बार स्टैनली का मजाक उड़ाती है। स्टेला फील्स अपसेट, तो स्टेला काफ़ी उदास होती है उसकी वजह से। स्टैनले नोटिस दिस एंड ट्राइज टू काम हर, तो स्टेली ये बात समझ जाता है और कोशिश करता है उसको समझाने की। ही गोज टू हर, वो उसके पास जाता है। टॉक्स जेंटली एंड रिमाइंड्स हर दैट दे शुड नॉट लेट ब्लैंचेस बिहेवियर डिस्टर्ब देयर हैप्पीनेस। तो देखिए जब ब्लैंच स्टैनली का मजाक उड़ाती है और स्टेला इस बात से परेशान हो जाती है कि उसकी बहन उसके हस्बैंड का मजाक उड़ा रही है, तब स्टैनली ये बात समझ जाता है और वो स्टेला के पास जाकर, अपनी वाइफ के पास जाकर धीरे से बात करता है और कहता है कि उन दोनों को ब्लैंच की बातों से दुखी नहीं होना चाहिए, ब्लैंच की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। ब्लैंच अच्छी लड़की नहीं है और उसकी बातों को लेकर अपना रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहिए। ही आल्सो शोज़, और वो ये दिखाता है लव एंड अफेक्शन, वो स्टेला को प्यार और भरोसा भी देता है। ट्राइंग टू मेक स्टेला फील सेफ एंड सपोर्टेड, ताकि वो खुद को सब शांत और सुरक्षित महसूस कर सके। तो इस तरीके से जो स्टैनली है वो स्टेला को स्टोरी के अंदर, ड्रामा के अंदर कंसोल करता है। तो देखिए 10 क्वेश्चंस हमने पूरा सॉल्व कर लिया। आप चलिए सेक्शन बी को देखते हैं। तो देखिए हमने ये पूरा 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। चलिए अब सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी आपका होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और देखिए सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की ये महासंग्राम क्लास आप लोगों के एग्जाम के लिए। सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है। आपका नोट दिया जाता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से आपका शुरू होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका सेक्शन ए है जिसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखो, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। आपको हर क्वेश्चन का आंसर 200 शब्दों में लिखना है। 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, 7 नंबर आपको मिलेगा, यानी 35 नंबर आपका सेक्शन बी से तैयार है इस वीडियो को देखने के बाद। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर देखो मैकबेथ ड्रामा से लिया गया है ये आपका फेयर इज़ फोर एंड फोर इज़ फेयर। तो आपको इसका रिफरेंस कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन लिखना है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो एक्सप्लेनेशन आएगा, मैकबेथ ड्रामा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो, अब देखो बी करके दिया गया है, तो आपको इन सब का एक्सप्लेनेशन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सेक्शन बी में पूछेगा वो है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए ड्रामा। ड्रामा के एलिमेंट्स लिखिए। तो यूनिट नंबर 2 आप पढ़ लीजिएगा। जितना भी एलिमेंट्स मैंने उसमें आपको पढ़ा दिया है वही पूरा एलिमेंट्स आपको यहाँ पर लिख देना है हेडिंग बाय हेडिंग। तो जितना एलिमेंट्स यूनिट नंबर 2 में दिया गया है केवल वही आपको इस आंसर में लिखना है। यूनिट नंबर 2 बहुत ही ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ कॉमेडी। कॉमेडी क्या है यूनिट नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट के लिंक जो दूंगी उसमें आप यूनिट नंबर 1 चेक करके पढ़िएगा, पूरा नोट्स के साथ आपको वीडियो मिलेगा, वही आंसर जाकर आपको अपने इस आंसर में लिखना है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ कॉमेडी विद एग्जाम्पल्स, और कॉमेडी के टाइप्स भी लिखिए। तो कॉमेडी एंड कॉमेडी के टाइप्स मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको पूरा पढ़ा दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके सेक्शन बी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ केट हार्डकास्टल। इस पर हमने अलग से वीडियो बनाई है। केट हार्डकास्टल का कैरेक्टर स्केच पढ़ लीजिएगा। ये शी स्टूप्स टू कंकर ड्रामा की हीरोइन है। उसके अलावा आर्म्स एंड द मैन जो ड्रामा दिया गया है जिसकी हीरोइन रैना पेटकॉफ है, उसका कैरेक्टर स्केच भी हमने अपलोड किया है, तो आप उसका भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये पूछ देता है या फिर रैना का पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका इम्पोर्टेंट है, देखिए वो है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल शी स्टूप्स टू कंकर। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल शी स्टूप्स टू कंकर पर हमने एक वीडियो प्रोवाइड की है। उस एक वीडियो में मैंने केवल इसी क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस किया है, क्योंकि जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है ना, जो आपसे 200 वर्ड्स या 500
यानी 500 वर्ड्स में आंसर लिखने के लिए कहता है, उस क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में कवर कराती हूँ, ताकि एक ही वीडियो में आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकें। तो आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपको थंबनेल पर ये लिखा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा, देखकर तैयार कर लीजिएगा अपना आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछेगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ए नोट ऑन मेजर थीम्स ऑफ प्ले ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर की थीम लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है थीम, आप देखते ही हैं क्या है इसकी थीम, सेक्सुअल डिज़ायर और सच को ना अपनाना और भ्रम में जीना, अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देना जिसे ब्लैंच करती है। इसमें मैंने एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाई है ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर ड्रामा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर, जिसमें मैंने थीम भी डिस्कस किया है, तो आप देखकर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जस्टिफाई द टाइटल्स ऑल माई सन्स इन योर ओन वर्ड्स। आर्थर मिलर का ये प्ले है ऑल माई सन्स, तो आप ऑल माई सन्स की समरी देख लीजिएगा, उसी को आप अपने ओन वर्ड्स में बनाकर लिख दीजिएगा, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड यूनिट नंबर 1 में आपका ड्रामा का टाइप दिया गया है, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो है सेक्शन बी या सी में आता है। तो देखिए इस पेपर में सेक्शन बी में दिया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, देखकर तैयार कर लीजिएगा। तो सेक्शन बी में जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इस पेपर में, केवल अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपका सेक्शन बी पूरा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब सेक्शन सी में देखिए कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन सी आपका होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन 500 वर्ड्स। 500 शब्दों में लिखिए। तो 2 क्वेश्चन लिखना होगा 10-10 नंबर का, यानी 20 नंबर आपका इस वीडियो से पक्का है लॉन्ग क्वेश्चन में। अब देखो कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे लॉन्ग में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पेपर का और सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन। डिस्कस द मेजर सोशल इशूज रेज्ड बाय आर्थर मिलर इन हिज प्ले ऑल माय सन्स। ऑल माय सन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर एक अलग से वीडियो अपलोड है। देखिए आपके सिलेबस में जितना भी ड्रामा दिया गया है सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और समरी पर अलग अलग वीडियो अपलोड है। तो आप ऑल माय सन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सक्सेस मास्टर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपके बीए की हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस कराई जाती हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो वहाँ से आप इसको देखकर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कस विलियम शेक्सपियर एज ए एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो विलियम शेक्सपियर एक ऐसे ड्रामेटिस्ट थे जो कि एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप विलियम शेक्सपियर को एज ए एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट पढ़ लीजिएगा, या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है राइट ए नोट ऑन विलियम शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिस्ट। तो आप जो पढ़कर जाएंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में ड्रामेटिस्ट के रूप में, वही आपको अपना आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल फेंसेस। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। डिस्कस जीवी आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक प्ले। इस क्वेश्चन आंसर पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। आर्म्स एंड द मैन से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उन पर भी हमने डिटेल में वीडियो अपलोड की है। इस क्वेश्चन पर एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है एन एंटी रोमांटिक प्ले। तो आपको थंबनेल पर ऊपर वीडियो पर लिखा हुआ मिल जाएगा डिस्कस आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक प्ले। तो उसमें आपको इसका पूरा आंसर नोट्स के साथ मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में जो मैंने ये क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया है पूरा डिटेल में, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं वही आपके 2026 में भी आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर तैयारी करें तो 95% क्वेश्चन बीए में आ जाते हैं वहीं से। तो देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।